कहानी की शुरुआत एक माँ और बेटे के बीच के बेहद भावुक पल से होती है। एना एक सिंगल मदर है जो अपने छोटे बेटे सी यंग के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। सुबह के समय बाहर लगातार तेज बारिश हो रही है, लेकिन यह कोई सामान्य बारिश नहीं है। बारिश इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पूरा शहर पानी में डूबने लगा है। छोटा सी यंग खिड़की से बाहर गिरते पानी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसके लिए यह सब किसी रोमांचक खेल जैसा लग रहा होता है। वह अपनी माँ से कहता है कि वह बाहर जाकर पानी में तैरना चाहता है। उसे लगता है जैसे बाहर कोई बड़ा सा स्विमिंग पूल बन गया हो, लेकिन एना जानती है कि यह कोई खेल नहीं बल्कि एक खतरनाक स्थिति है। वह अपने बेटे की बात को नजरअंदाज करती है और उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी अचानक उससे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वह नीचे देखती है तो उसके पैरों के पास फर्श पर धीरे धीरे पानी फैल रहा होता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर पानी अंदर कैसे आ रहा है। वह हैरानी से खिड़की की तरफ जाती है और बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पानी खिड़की के अंदर तक आने लगा था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि एना तीसरी मंजिल पर रहती थी। आम हालात में इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचना नामुमकिन था। इसका मतलब साफ था कि बाहर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। उसी समय पूरी बिल्डिंग का इमरजेंसी स्पीकर चालू हो जाता है। एक आवाज सभी लोगों को चेतावनी देती है कि पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है और सभी लोग तुरंत अपना सामान छोड़कर बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों पर चले जाएं। इसके साथ ही एक और बड़ी परेशानी सामने आती है। पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट भी बंद हो जाती है। अब लोगों के पास ऊपर जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियों का रास्ता बचता है। धीरे धीरे यह पूरा माहौल किसी डरावने सपने जैसा लगने लगता है। एना तुरंत जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। वह अपने बेटे सी यंग की दवाइयाँ और कुछ जरूरी चीजें बैग में रखने लगती है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है। वह पूछता है, क्या आप डार्विन कंपनी की मैनेजर एना बोल रही हैं? एना घबराते हुए जवाब देती है, हाँ मैं ही बोल रही हूँ। वह आदमी जल्दी से कहता है, आपको तुरंत ऊपर की मंजिलों पर जाना होगा। मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पहले से मौजूद हूँ। अगर आप सामान लेने की सोच रही हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। इतना कहने के बाद वह आदमी फोन काट देता है। एना को समझ आ जाता है कि अब एक पल की भी देरी करना खतरनाक हो सकता है। वह जल्दी से सी यंग को साथ लेती है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई थी। पानी तेजी से हर जगह फैल रहा था, जैसे कोई खतरनाक चीज पूरी बिल्डिंग को निगल रही हो। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। एना अपने छोटे बेटे को कंधे पर उठाती है और सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक बड़ी समस्या दिखाई देती है। सीढ़ियों पर पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हर कोई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। इतनी भीड़ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। एना समझ जाती है कि अगर वह यहाँ ज्यादा देर रुकी तो पानी उन्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। तभी उसे याद आता है कि बिल्डिंग की दूसरी तरफ एक और इमरजेंसी सीढ़ी मौजूद है। वह बिना समय गंवाए सी यंग को लेकर दूसरी तरफ भागने लगती है। इस दौरान पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। कई लोग अपना संतुलन खोकर पानी के तेज बहाव में बहने लगते हैं। कुछ लोग अपनी आंखों के सामने डूब जाते हैं। ये देखकर हर किसी के अंदर डर बैठ जाता है। सी यंग अभी बहुत छोटा बच्चा था। इतनी भयानक स्थिति देखकर वह भी डर सकता था। इसलिए एना खुद को मजबूत रखती है और उसका ध्यान डर से हटाने के लिए उसे कहानियां सुनाने लगती हैं। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने बेटे से बातें करती रहती है और उसे हिम्मत देती है। कुछ देर बाद दोनों मिलकर सी यंग का पसंदीदा गाना भी गाने लगते हैं, ताकि इस डरावने माहौल में भी उसका मन शांत रहे। कई मंजिलें चढ़ने के बाद आखिरकार वे एक और लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही एना आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसकी परेशानी फिर बढ़ जाती है। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पुराने फर्नीचर और बेकार सामान से पूरी तरह बंद होती हैं। उसे हटाने में काफी समय लग सकता था, लेकिन पीछे से पानी लगातार तेजी से ऊपर आ रहा था। एना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वह सी यंग को लेकर अगली मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक किसी दूसरी मंजिल से कोई उसका नाम पुकारता है। आवाज सुनकर एना पीछे मुड़ती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि सी यंग वहाँ नहीं होता। कुछ सेकंड पहले जो बच्चा उसके साथ था वह अचानक गायब हो चुका था। एना घबरा जाती है। वह पूरी बिल्डिंग में अपने बेटे को ढूंढने लगती है। वह उसका नाम जोर जोर से पुकारती है और हर कोने में उसे तलाश करती है। उस समय वह सिर्फ एक माँ होती है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। आखिरकार एना अपने बेटे को ढूंढते हुए एक अपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाती है। वह हर जगह सी यंग को तलाश रही होती है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और
जो वह देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक बहुत बड़ी और खतरनाक पानी की लहर तेजी से उनकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी, बल्कि समुद्र जैसी विशाल लहर थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने वाली थी। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह विशाल लहर पूरी ताकत के साथ बिल्डिंग से टकरा जाती है। लहर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बिल्डिंग की कई मंजिलें तुरंत टूटने लगती हैं। चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है और कुछ ही पलों में एना खुद भी पूरी तरह पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए एना हार नहीं मानती। अंधेरे और घुटन भरे पानी के बीच वह अपनी जान की परवाह किए बिना तैरती रहती है। वह पानी से भरे कमरों में जाती है और हर कोने में सी यंग को ढूंढती है। उसके लिए हर एक सेकंड बहुत भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, लेकिन आखिरकार उसकी नजर सी यंग पर पड़ती है। वह छोटा बच्चा पास ही पानी में तैर रहा होता है, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। एना जल्दी से उसे पकड़ लेती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बड़ी परेशानी सामने आ जाती है। कमरे का दरवाजा पूरी तरह फंस चुका था। एना पहले ही काफी देर तक पानी के अंदर रह चुकी थी। अब उसके लिए भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद अब दोनों की जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी अचानक पानी के अंदर से एक आदमी तेजी से आता है। वह दोनों को पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उन्हें बाहर निकाल लेता है। सतह पर आते ही वह आदमी सी यंग को जमीन पर लिटाता है और तुरंत उसकी जान बचाने की कोशिश शुरू कर देता है। वह सी यंग को CPR देता है, उसकी छाती दबाता है ताकि उसके फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकल सके। कुछ समय तक कोई हलचल नहीं होती। एना डर के मारे अपने बेटे को देखती रहती है। फिर अचानक सी यंग जोर से खांसता है। उसकी सांस वापस आ जाती है। एना की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा अभी भी जिंदा था। इसके बाद वह आदमी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और किसी को भेजता है। वह कहता है, मैंने एना और उसके बेटे को सफलतापूर्वक बचा लिया है। जब एना उससे पूछती है कि वह आखिर कौन है, तो वह अपना परिचय देता है। उसका नाम ह्यो होता है और वह डार्विन कंपनी की सिक्योरिटी टीम में काम करता है। लेकिन फिर वह एना को बताता है कि वह सिर्फ एक कंपनी मैनेजर नहीं है, वह उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ह्यो एना और सी यंग को लेकर जल्दी से बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब वे पानी से भरे कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं, तभी एना को कुछ अजीब महसूस होता है। वह पानी को देखकर ह्यो से पूछती है, इस पानी का स्वाद खारा क्यों है? यह सामान्य बारिश के पानी जैसा नहीं लग रहा। ह्यो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वह एना को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर वह हैरान रह जाती है। वह कहता है कि बारिश तो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन यह बाढ़ सामान्य नहीं है। कुछ समय पहले अंटार्कटिका से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था। इस भयानक टक्कर की वजह से वहां मौजूद बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा तेजी से पिघल गया। इससे समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया और पूरी दुनिया में एक विशाल सुनामी आ गई। और जो पानी अब शहर को डुबो रहा है, वह बारिश का पानी नहीं, बल्कि समुद्र का खारा पानी है। यह सुनकर एना को समझ आता है कि पूरी दुनिया कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। लेकिन ह्यो के पास उसे बचाने की एक और वजह थी। वह बताता है कि एना डार्विन कंपनी में सिर्फ एक साधारण मैनेजर नहीं है। असल में वह उन गिने चुने लोगों में से एक है जो इस तबाही के बाद भी जिंदा बचे हैं और जिनके पास इंसानियत को बचाने का मौका है। डार्विन कंपनी में एना ने एक बेहद खास प्रोजेक्ट पर काम किया था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसानों के भविष्य को बदल सकता था। उसका नाम AI इमोशन इंजन था। ये एक ऐसी तकनीक थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि इंसानों जैसी भावनाएं भी दे सकती थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का तरीका सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक एना और दूसरा उसका बॉस। मुश्किल ये थी कि एना का बॉस और उसकी बेटी इस भयानक बाढ़ के बाद गायब हो चुके थे। अब पूरी दुनिया में शायद सिर्फ एना ही बची थी जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती थी। ह्यो आगे बताता है कि डार्विन कंपनी ने पहले ही इंसानों जैसे दिखने वाले सिंथेटिक शरीर तैयार कर लिए थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, वे सिर्फ खाली शरीर थे। उनमें इंसानों जैसी भावनाएं नहीं थीं। अगर एना इस इमोशन इंजन को पूरा कर लेती है, तो शायद इंसानियत के पास दोबारा शुरुआत करने का मौका हो सकता है। इसी वजह से ह्यो उसे बचाने आया था। वह बताता है कि बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें सुरक्षित जगह ले जाएगा। एना धीरे से ह्यो का फोन उठाती है और बिना किसी को बताए अपने माता पिता को कॉल करती है। कुछ देर बाद उसकी माँ फोन उठाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतनी बड़ी तबाही के बीच भी उसकी माँ की आवाज काफी शांत होती है। वह एना से कहती है, तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, अब हमारी चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखना। एना कुछ बोल पाती उससे पहले ही फोन के दूसरी तरफ अचानक एक बहुत
तेज धमाके की आवाज आती है। फिर कुछ सेकंड बाद कॉल कट जाती है। एना फोन को देखती रह जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके माता पिता भी इस भयानक सुनामी की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन एना के पास दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि खतरा अभी भी उनके सामने था। तभी अचानक उन्हें गैस की तेज गंध महसूस होती है। जब वे देखते हैं तो पता चलता है कि अपार्टमेंट के अंदर एक पाइप टूट गया है और वहाँ से गैस तेजी से लीक हो रही है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर थोड़ी सी भी आग लगी तो पूरी जगह एक बड़े धमाके में बदल सकती है। इसलिए वे बिना समय गंवाए वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन बाहर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरी हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई लोग पानी में बह रहे थे और गैस लीक होने की वजह से अलग अलग मंजिलों पर आग लगने लगी थी। कुछ ही देर में कई जगह जोरदार धमाके होने लगते हैं। यह देखकर हियो समझ जाता है कि अब सीढ़ियों का इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इसलिए वह बिल्डिंग के बाहर लगी बालकनियों का सहारा लेकर ऊपर जाने का फैसला करता है। वह बड़ी मुश्किल से एक मंजिल ऊपर पहुंचता है और फिर एना से कहता है कि वह सियंग को ऊपर भेज दे। एना अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह सियंग को हियो तक पहुंचाने में सफल हो जाती है। लेकिन जैसे ही एना खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह अपना संतुलन खो देती है और सीधे नीचे गहरे पानी में गिर जाती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद वह बच नहीं पाएगी, लेकिन एना हार नहीं मानती। वह पूरी ताकत लगाकर तैरती है और वापस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। फिर वह दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। जब वह हॉलवे से गुजर रही होती है, तभी अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज एक बंद लिफ्ट के अंदर से आ रही थी। एना पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि एक छोटी बच्ची लिफ्ट के अंदर फंसी हुई है। वह तुरंत उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और बहुत बड़ी पानी की लहर बिल्डिंग से टकराती है। लहर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सब कुछ फिर से पानी में बहने लगता है। उस पल एना को अपने अतीत की एक दर्दनाक घटना याद आ जाती है। कई साल पहले एना अपने पति और छोटे सियंग के साथ एक कार दुर्घटना का शिकार हुई थी। उनकी कार पानी में गिर गई थी। उस समय एना ने किसी तरह अपने बेटे सियंग को बचा लिया था, लेकिन वह अपने पति को नहीं बचा पाई। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को पानी में डूबते हुए देखा था। वह दर्द आज भी उसके दिल में जिंदा था और अब वही पानी एक बार फिर उससे उसका सबसे कीमती इंसान छीनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार एना कमजोर नहीं पड़ने वाली थी। वह अपने बेटे को बचाने के मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ती रही। कई मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार वह 18वीं मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें अभी भी 30वीं मंजिल तक जाना था, क्योंकि बचाव के लिए हेलीकॉप्टर वहीं इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ उसे हियो दोबारा मिलता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह एना को बताता है कि सियंग की हालत खराब हो रही है। उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका था और यह उसके लिए खतरनाक हो सकता था। ये सुनकर एना घबरा जाती है। उसे याद आता है कि भागते समय सियंग की दवा पानी में कहीं खो गई थी, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आसानी से हार नहीं मानती। एना तुरंत पास के एक अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ मौजूद चीजों को देखकर कुछ ऐसा तैयार करने की कोशिश करती है जिससे सियंग की हालत संभल सके। काफी कोशिशों के बाद वह एक अस्थायी दवा तैयार कर लेती है। जब सियंग उसे पीता है तो धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगती है। कुछ समय बाद उसका शरीर स्थिर होने लगता है। यह देखकर एना राहत की सांस लेती है। कई घंटों की परेशानी के बाद पहली बार उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो सकता है। तभी अचानक आसमान में बदलाव दिखाई देता है। काले बादलों के बीच से सूरज की रोशनी निकलने लगती है। एना खिड़की से बाहर देखती है और लंबे समय बाद सूरज को चमकता हुआ देखती है। उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। वह हियो से कहती है, तूफान खत्म हो रहा है, शायद अब सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन हियो कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद वह एना को एक ऐसी बात बताता है जो उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। बचाव योजना बदल चुकी थी। अब एना को स्पेस रिसर्च स्टेशन ले जाया जा सकता था, लेकिन सियंग को उसके साथ जाने की अनुमति नहीं थी। एना यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि हियो ने यह बात उससे पहले क्यों छिपाई थी। वह जानता था कि अगर एना को पहले ही पता चल जाता कि सियंग को उसके साथ नहीं ले जाया जाएगा तो वह कभी भी इस मिशन के लिए तैयार नहीं होती। एना के लिए दुनिया की कोई भी चीज उसके बेटे से ज्यादा जरूरी नहीं थी। तभी अचानक आसमान में फिर बदलाव आने लगता है। कुछ देर पहले जो सूरज की रोशनी दिखाई दे रही थी वह फिर से गायब हो जाती है। चारों तरफ फिर से अंधेरा छाने लगता है और तभी दूर से एक और भयानक नजारा दिखाई देता है। एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर तेजी से उनकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन इस बार की लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। लहर को देखकर हर कोई
कोई डर जाता है। लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और ऊपरी मंजिलों की तरफ तेजी से चढ़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में पानी बिल्डिंग के और हिस्सों को तबाह करने लगता है। जब ऐना और बाकी लोग ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, तभी ऐना की नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जो उसका दिल तोड़ देता है। वहाँ एक गर्भवती महिला जमीन पर पड़ी हुई थी और दर्द से चीख रही थी। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसका पति रोते हुए ऐना से मदद मांगता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी को बचा लो, लेकिन ऐना के कदम रुक जाते हैं। वह जानती थी कि अगर वह यहाँ रुक गई तो न सिर्फ उसकी बल्कि सियंग की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। भारी मन से वह आगे बढ़ने लगती है। तभी छोटा सियंग अपनी माँ से मासूमियत से पूछता है, माँ, वह औरत क्यों रो रही है? ऐना अपने आंसू रोकते हुए उसे समझाती है, वह माँ बनने वाली है, उसके घर एक बच्चा आने वाला है। ये सुनकर सियंग कुछ पल सोचता है, फिर वह एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर ऐना अंदर से टूट जाती है। वह पूछता है, माँ, जब मैं पैदा हुआ था तो क्या तुम्हें भी इतना दर्द हुआ था? ये सवाल ऐना के दिल को छू जाता है। उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अपने छोटे बेटे को क्या जवाब दे। वह अंदर ही अंदर टूटने लगती है। फिर ऐना ह्यो के पास जाती है और उससे विनती करने लगती है। वह कहती है, प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे बेटे को मेरे साथ ले चलो। मैं तुम्हारी कंपनी के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे से अलग मत करो। लेकिन ह्यो मजबूर था। वह दुखी होकर सिर हिलाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मेरे पास ऊपर से आदेश है। ऐना के पास कोई जवाब नहीं होता। आखिरकार वे लोग बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाते हैं। वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। ऐना को लगता है कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर के पास पहुंचती है, उसे कुछ गलत महसूस होता है। अचानक रेस्क्यू टीम के लोग आगे बढ़ते हैं और सियंग को ऐना से अलग कर देते हैं। ऐना घबरा जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह उनसे अपने बेटे को छोड़ने की गुहार लगाती है। वह रोती है, हाथ जोड़ती है, यहाँ तक कि घुटनों के बल बैठकर भी उनसे विनती करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक एक और खौफनाक घटना होती है। रेस्क्यू टीम के 2 लोग ह्यो पर बंदूक तान देते हैं और उसे गोली मार देते हैं। ह्यो जमीन पर गिर जाता है। ऐना यह देखकर सदमे में आ जाती है। इसके बाद टीम का लीडर कहता है, ऐना को छोड़कर यहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। फिर वह बताता है कि यह मिशन कभी लोगों को बचाने के लिए था ही नहीं। इसका असली मकसद सिर्फ ऐना को वहाँ से ले जाना था, क्योंकि वही इंसानियत के भविष्य को बचाने वाली आखिरी उम्मीद थी। हेलीकॉप्टर ऐना को लेकर उड़ जाता है। नीचे पूरा शहर विशाल सुनामी के पानी में डूब रहा था। जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है, तभी एस्टेरॉयड के बड़े बड़े टुकड़े उसकी तरफ तेजी से आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बच पाएगा और तभी अचानक ऐना की आंख खुल जाती है। वह वापस अपने उसी अपार्टमेंट में होती है। बाहर फिर से तेज बारिश हो रही होती है। घर के अंदर पानी घुस रहा होता है। बिल्डिंग का लाउड स्पीकर फिर वही घोषणा कर रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा शुरुआत में हुआ था। ऐना हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन इस बार उसे महसूस होता है कि कुछ अलग है। तभी ह्यो उसे दोबारा फोन करता है। वह कहता है कि उसे तुरंत छत पर आना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा है। इस बीच सियंग लगातार अपनी माँ को अपने टैबलेट पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। वह कहता है कि उसने सपने में कुछ देखा था और उसकी तस्वीर बनाई है, लेकिन ऐना पहले की तरह ही भागने की तैयारी में व्यस्त होती है। वह अपने बेटे की बात पर ध्यान नहीं देती। तभी सियंग अचानक एक ऐसी बात कह देता है जिससे ऐना चौंक जाती है। वह पूछता है, माँ, मैं इतने लंबे समय से 6 साल का ही क्यों हूँ? यह सुनते ही ऐना बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक सपना नहीं था। सियंग का यह सवाल सुनकर ऐना हैरान रह जाती है। वह पूछता है, मेरी उम्र कभी क्यों नहीं बदलती? यह सवाल सुनने में अजीब लगता है और इसका कोई साफ मतलब नहीं निकलता, लेकिन यह बात ऐना के मन में शक पैदा कर देती है। उसे लगने लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई बड़ा सच छिपा हुआ है। कुछ ही देर बाद एक और बहुत बड़ी लहर बिल्डिंग से टकरा जाती है। एक बार फिर पूरी जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ऐना भी एक बार फिर पानी के तेज बहाव में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह खुद को बचा लेती है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। जब ऐना अपनी शर्ट को देखती है तो उसे उस पर एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह नंबर पहले वाले नंबर से अलग होता है। पहले उसकी शर्ट पर 497 यानी 497 लिखा हुआ था, लेकिन अब उस पर 787 यानी 757 लिखा हुआ था। ऐना यह देखकर हैरान रह जाती है। बाद में वह देखती है कि यह नंबर बार बार बदल रहा है। हर बार जब यह आपदा दोहराई
जाती है तो उसकी शर्ट पर लिखा नंबर भी बदल जाता है। तभी धीरे धीरे इस पूरी घटना का सच सामने आने लगता है। आखिरकार एना को पता चलता है कि यह पूरी दुनिया असल में एक सिमुलेशन है। डार्विन रिसर्च सेंटर एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी की मदद से सिंथेटिक इंसानी शरीर बनाने पर गुप्त रूप से काम कर रहा था। वे ऐसे इंसानी शरीर बना सकते थे जो बिल्कुल असली इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। इन बनाए गए इंसानों के अंदर कोई भावना नहीं थी। उनके अंदर न प्यार था, न दुख और न ही गुस्सा। इसी समस्या को खत्म करने के लिए एना और उसके बॉस ने एक बहुत खास चीज बनानी शुरू की, जिसका नाम था इमोशन इंजन। इसका मकसद सिंथेटिक इंसानों के अंदर असली इंसानों जैसी भावनाएं पैदा करना था। इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने 2 सिंथेटिक जीव बनाए। एक को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया और दूसरे को टेस्ट सैंपल। और टेस्ट सैंपल कोई और नहीं बल्कि सीयंग था। सीयंग कोई असली इंसान नहीं था, वह लैब में बनाया गया एक सिंथेटिक इंसानी शरीर था। एना उसकी असली जैविक मां नहीं थी, वह सिर्फ इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। शुरुआत में एना को सीयंग की ज्यादा परवाह भी नहीं थी। उसके लिए सीयंग सिर्फ इस प्रयोग का एक हिस्सा था। लेकिन एक दुर्घटना के दौरान सीयंग को बचाते समय एना के पति की मौत हो गई। उस घटना के बाद एना सीयंग को लैब वापस भेजना चाहती थी और इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ना चाहती थी। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही वैज्ञानिकों को उस एस्टेरॉयड के बारे में पता चल गया, जिससे पूरी दुनिया में ग्लोबल सुनामी आने वाली थी। इंसानियत खत्म होने के खतरे में थी। इसीलिए डार्विन कंपनी ने जल्दी से जल्दी आखिरी इमोशनल डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के टुकड़ों से टकराकर नष्ट हो गया। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।